आदमी अपनी खुद की बनाई हुई नेल गन से बैंक की दीवार पर चुपके से 2 खास हुक लगा देता है। फिर वह एक ताकतवर पुलर निकालता है और दोनों हुक के बीच स्टील की तार बांध देता है। जैसे ही पुलर चालू होता है, बैंक की पत्थर की दीवार टूटकर गिर जाती है। इसके बाद दोनों अपने औजार लेकर चुपके से बैंक के मुख्य वॉल के पास पहुंचते हैं। वहाँ वे ड्रिल मशीन से स्टील के दरवाजे का लॉक तोड़ना शुरू कर देते हैं। उनके पास सिर्फ 10 मिनट होते हैं, क्योंकि जैसे ही लॉक खुलता है पुलिस को अलार्म मिल जाएगा और 10 मिनट के अंदर पुलिस वहाँ पहुँच जाएगी। फिर उनका साथी तेजाब और एक खास केमिकल को सही मात्रा में मिलाकर लॉक के अंदर डालता है। सिर्फ 10 सेकंड में लॉक जोरदार धमाके के साथ टूट जाता है। अब काइची एक छोटा सा शीशा निकालकर लॉक के अंदर मौजूद गियर को ध्यान से देखने लगता है। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो 2 टन भारी वॉल्ट हमेशा के लिए लॉक हो जाएगा। सही एंगल तय करने के बाद वो धीरे धीरे हैंडल घुमाता है। जैसे ही सभी गियर सही जगह पर सेट होते हैं, 2 टन भारी वॉल्ट आसानी से खुल जाता है। वॉल्ट के अंदर का नजारा देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। वहाँ सोने की ईंटों का ढेर लगा हुआ होता है, लेकिन काइची सोना नहीं उठाता। वो एक तरफ रखे, क्योंकि सोने की हर ईंट का वजन करीब 25 पाउंड होता है, जबकि करोड़ों की नकदी का वजन उससे कहीं कम होता है। इसलिए पैसे लेकर भागना ज्यादा आसान था। लेकिन जैसे ही वे पैसे लेकर बाहर निकलते हैं, बैंक के बाहर पहले से ही भारी पुलिस बल और स्पेशल फोर्स पूरे इलाके को घेर चुकी होती है। पुलिस बैंक का मुख्य दरवाजा तोड़ने के लिए उस पर मोटी चेन बांधकर उसका दूसरा सिरा एक बख्तरबंद गाड़ी से जोड़ देती है। जब पुलिस बैंक के अंदर घुसती है तो उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता, क्योंकि काइची और उसके साथी पीछे के दरवाजे से पहले ही निकल चुके होते हैं। भागते समय अचानक उनके सामने एक बुजुर्ग आदमी आ जाता है। उनका एक साथी सोचता है कि अगर इस आदमी ने उन्हें पहचान लिया तो पुलिस को सब बता देगा, इसलिए वो उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन काइची तुरंत बीच में आकर उस बुजुर्ग की जान बचा लेता है। वो जानता था कि अगर उन्होंने किसी की हत्या कर दी तो पुलिस उन्हें कभी नहीं छोड़ेगी। इसी बीच उनका दूसरा साथी भी वहाँ पहुँच जाता है। जल्दी जल्दी गाड़ी तक पहुँचने की कोशिश में जबरदस्त हाथापाई होती है और वो बुरी तरह घायल हो जाता है। काइची पहले उसे गाड़ी में बैठाता है और फिर बाकी सामान लेने के लिए वापस लौटता है। लेकिन कुछ देर पहले चली गोली की आवाज पुलिस तक पहुँच चुकी होती है। पकड़े जाने से बचने के लिए उनका एक साथी अचानक सामने वाले दरवाजे से बाहर निकल जाता है। उसकी यह हरकत देखकर काइची भी हैरान रह जाता है। जैसे ही काइची उसके पीछे दौड़ता है, तभी पुलिस उनका रास्ता रोक लेती है और जोर से चिल्लाती है, अपने हाथ ऊपर कर। पुलिस से पीछा छुड़ाने के बाद काइची जल्दी से पुलिस की गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन पीछे लगी पुलिस उसका लगातार पीछा करती रहती है और आखिरकार उसे एक पार्किंग एरिया में घेर लेती है। पुलिस को लगता है कि अब वो बच नहीं पाएगा, लेकिन काइची पहले से ही अपना अगला कदम सोच चुका था। कुछ देर बाद वो पुलिस को चकमा देकर निकल जाता है, लेकिन अचानक उसे पता चलता है कि बाहर निकलने का रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया गया है। अब उसके पास सीधा गाड़ी दौड़ाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। बेकाबू गाड़ी एक फैक्ट्री के अंदर जा घुसती है, लेकिन काइची बिल्कुल भी नहीं घबराता। वो तुरंत गाड़ी से बाहर निकल आता है। पुलिस उसे पकड़कर जमीन पर गिरा देती है और उसकी तलाशी लेती है, लेकिन उसके वॉलेट में कुछ भी नहीं मिलता। पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं था, इसलिए उसे सिर्फ 8 साल की जेल की सजा होती है। 8 साल बाद जब काइची जेल से बाहर निकलता है, तभी उसे एक अनजान शख्स का फोन आता है। वो बताता है कि उसने काइची की बेटी का अपहरण कर लिया है और उसे छोड़ने के बदले 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगता है। इतनी बड़ी रकम सुनकर काइची एक पल के लिए हैरान रह जाता है, लेकिन वो घबराने के बजाय हंसने लगता है, क्योंकि उसे अंदाजा हो जाता है कि फोन करने वाला कौन है। असल में वो हुआंग माओ था, जो 8 साल पहले। शुरुआत में काइची को लगा कि वो सिर्फ मजाक कर रहा है, लेकिन जब फोन पर अपनी बेटी के रोने की आवाज सुनाई देती है, तब उसे एहसास होता है कि मामला सच में बहुत गंभीर है। मुसीबत यह थी कि लूट के बाद वह 1 करोड़ रुपए पहले ही जला चुका था। दूसरी तरफ हुआंग माओ को लगता था कि काइची ने सारे पैसे अकेले हड़प लिए हैं, इसलिए वह धमकी देता है कि अगर 24 घंटे के अंदर पैसे नहीं मिले तो वह उसकी बेटी को मार देगा। फोन कटते ही काइची सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, लेकिन पुलिस चीफ उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। अपनी बेटी को बचाने के लिए काइची एक बड़ा जोखिम उठाता है। वो लिफ्ट में 2 पुलिस वालों को बेहोश कर देता है और उनका सिक्योरिटी कार्ड लेकर चुपके से केस की फाइलों तक पहुंच जाता है। काइची जानता था कि हुआंग माओ का पता सिर्फ उसी पुराने गैंग के लोगों को हो सकता है जो बैंक लूट में शामिल थे। फाइलों से जानकारी निकालने के बाद वह सीधे एक गंजे आदमी के ठिकाने पर पहुंचता है। उसे देखते ही काइची बिना कोई मौका दिए उसकी गर्दन पर जोरदार मुक्का मारता है। यही वो आदमी था जो 8 साल पहले हुआंग माओ के साथ भागा था, जिसकी वजह से पूरी योजना बिगड़ गई और काइची पुलिस के हत्थे चढ़ गया। अब उसी गंजे आदमी ने हुआंग माओ के साथ मिलकर उसकी बेटी का अपहरण किया था। अपनी जान बचाने के लिए गंजर हुआंग माओ का ठिकाना बता देता है, लेकिन काइची उसे छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था। तभी अचानक गंजा अपना छिपा हुआ पिस्तौल निकाल लेता है। वह सोफे के पीछे छिपकर काइची पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देता है। खुशकिस्मती से काइची ने समय रहते खुद को बचा लिया, नहीं तो गंजा उसे गोलियों से मार ही देता। लेकिन जैसे ही गंजा भागने के लिए दरवाजा खोलता है, वो देखकर हैरान रह जाता है कि बाहर पहले से ही पुलिस ने पूरे इलाके को घेर रखा है। असल में पुलिस शुरू से ही बाहर इंतजार कर रही थी। उनका इरादा था कि दोनों अपराधी आपस में भिड़ जाएं और आखिर में वे आसानी से दोनों को पकड़ ले, लेकिन काइची उन्हें यह मौका नहीं देता। वह सीधे चौथी मंजिल से पड़ोसी की बालकनी में छलांग लगा देता है। जब तक पुलिस वहां पहुंचती तब तक वह वहां से फरार हो चुका होता है। इसके बाद काइची गंजे से मिली जानकारी के आधार पर हुआंग माओ की टैक्सी ढूंढ निकालता है, लेकिन जब वह टैक्सी खोलता है तो अंदर हुआंग माओ नहीं होता। काफी पूछताछ के बाद उसे पता चलता है कि वह नकली नंबर प्लेट वाली टैक्सी थी। अब उसके पास कोई सुराग नहीं बचता, इसलिए मजबूर होकर वो हुआंग माओ की शर्त मान लेता है और तय करता है कि रात होने से पहले 1 करोड़ रुपए का इंतजाम करेगा। इसके लिए वो अपनी पुरानी साथी एना के पास जाता है और उसी बैंक के वॉल्ट को दूसरी बार लूटने का प्लान बताता है। ये सुनते ही एना गुस्से से भड़क उठती है। उसका कहना था कि एक ही बैंक को दूसरी बार लूटना मतलब खुद मौत को बुलाना है, लेकिन काइची मुस्कुराते हुए कहता है कि इस बार उन्हें वॉल्ट के अंदर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर वो अपनी खुद की बनाई हुई एक बेहद ताकतवर फ्लेम थ्रोवर मशीन से बैंक की नींव में एक बड़ा छेद बनाता है। इसके बाद वह उसी छेद से ऊपर रखी सोने की ईंटों पर तेज आग छोड़ना शुरू कर देता है, लेकिन उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सोना इतनी जल्दी पिघलने लगेगा। एना तुरंत गर्मी से बचाने वाले दस्ताने पहनकर पिघले हुए सोने के बड़े बड़े टुकड़े बोरे में भरने लगती है, लेकिन आग की जबरदस्त गर्मी से बैंक का अलार्म बज उठता है। अलार्म मिलते ही पुलिस हथियारों
के साथ बैंक में पहुंच जाती है। जब वे वॉल्ट खोलते हैं तो देखते हैं कि करीब 1 करोड़ रुपए के बराबर सोना गायब हो चुका है। उधर काइची पहले ही सोने से भरे बोरे अपनी गाड़ी में रख चुका होता है। इसके बाद वो एक सुनसान और बंद पड़े मनोरंजन पार्क में पहुंचता है। वहाँ वो जानबूझकर कुछ चक्कर लगाता है, टैक्सी के पास गाड़ी रोक देता है। असल में वही हुआंग माओ उसकी बेटी को बंधक बनाकर बैठा था। काइची अपनी बेटी की जान बचाने के लिए 1 करोड़ रुपए के बराबर सोना हुआंग माओ को सौंप देता है, लेकिन तभी हुआंग माओ अचानक टैक्सी में आग लगा देता है। देखते ही देखते पूरी गाड़ी आग की लपटों में घिर जाती है। टैक्सी की डिक्की में बंद काइची की बेटी भी जिंदा जलने लगती है। दरअसल हुआंग माओ नहीं चाहता था कि वे दोनों बचकर पुलिस तक पहुंचे, इसलिए उसने बाप बेटी दोनों को खत्म करने की योजना बना ली थी। इतने बड़े खतरे के बावजूद काइची हार नहीं मानता। वह अपने शरीर में लगी चोट की परवाह किए बिना उठ खड़ा होता है। आग उसकी पूरी बॉडी को झुलसा रही होती है, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी को बचाने के लिए डिक्की खोलने की पूरी कोशिश करता है। उधर हुआंग माओ लगातार उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जिंदगी और मौत की इस आखिरी लड़ाई में काइची एक जोरदार कोहनी मारकर हुआंग माओ को जमीन पर गिरा देता है। अगले ही पल आग की भयानक लपटों में हुआंग माओ पूरी तरह घिर जाता है। लेकिन तभी ऐसा होता है जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। काइची खुद ही जलती हुई टैक्सी में बैठ जाता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर गाड़ी को झील तक नहीं पहुंचाया गया तो उसकी बेटी के बचने की कोई उम्मीद नहीं होगी। वो किसी तरह टैक्सी को झील में उतार देता है। धीरे धीरे आग बुझने लगती है, लेकिन एक नई मुसीबत सामने आ जाती है। टैक्सी की डिक्की किसी भी हालत में नहीं खुल रही थी, जबकि उसकी बेटी अंदर फंसी हुई थी और गाड़ी धीरे धीरे पानी में डूब रही थी। काइची अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन डिक्की फिर भी नहीं खुलती। उसकी बेटी का दम घुटने लगता है और वह डूबने के बिल्कुल करीब झुलसा हुआ हुआंग माओ एक बार फिर सामने आ जाता है। वो लोहे की रॉड से काइची की गर्दन जकड़ लेता है और उसे अपने साथ मार डालने की कोशिश करता है, लेकिन उसने काइची की ताकत और अपनी बेटी को बचाने के उसके जुनून को कम आंक लिया था। मौका मिलते ही काइची उसके पेट पर लगातार जोरदार वार करता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। इसके बाद वो हुआंग माओ की लोहे की रॉड उठाकर टैक्सी की डिक्की तोड़ देता है। खुशकिस्मती से वो अपनी बेटी को सुरक्षित बाहर निकाल लेता है। इतना ही नहीं, वो उसी नुकीली रॉड से हुआंग माओ के पेट में वार कर देता है, फिर उसके शव को उसी डिक्की में डाल देता है जिसमें उसकी बेटी कैद थी। कुछ ही देर बाद पूरी टैक्सी झील की गहराई में डूब जाती है। हालांकि ज्यादा खून बह जाने की वजह से काइची भी बेहोश होकर गिर पड़ता है। उधर उसकी बेटी कुछ समझ नहीं पा रही होती कि अब क्या करे। तभी सोने की तलाश में लगी पुलिस वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन सबसे हैरानी की बात ये होती है कि पुलिस चीफ काइची को गिरफ्तार करने के बजाय पूरे मामले का दोष मरे हुए हुआंग माओ पर डाल देता है। वो काइची का इलाज भी करवाता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि काइची ने सोना अपने लालच के लिए नहीं बल्कि अपनी बेटी की जान बचाने के लिए चुराया था।